भी नहीं सोचा था कि उनकी मासिक पेंशन पहले सप्ताह में ही खाते में आ सकती है। वे अब पूछ रहे हैं कि यह बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलेगी, कितना मिलेगा और किस किस को मिलेगा। सबसे पहले सरल भाषा में समझ लीजिए कि आज जो न्यूनतम पेंशन केवल 1000 है, वह देश के लाखों बुजुर्गों के लिए किसी मजाक से कम नहीं है। किराना, सब्जी, दाल, सब्जी, गैस, बिजली, किराया, ऊपर से दवाइयां, इन सब में से किसी एक का पूरा खर्च भी 1000 में निकाल पाना लगभग असंभव है। इतने कम पैसे पर बीमार माता पिता, बुजुर्ग दंपत्ति या अकेले रह रहे पेंशन भोगी कैसे सम्मान के साथ जी सकते हैं? इसी कड़वी हकीकत ने पूरे देश में यह आवाज तेज कर दी कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 7500 से कम नहीं रखा जाना चाहिए और उस पर अलग से डीए यानी महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। रिपोर्टों के अनुसार ईपीएफओ और केंद्र सरकार के स्तर पर यह चर्चा अपने अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है कि 125 के अंत तक या 2596 की शुरुआत से न्यूनतम पेंशन को 7500 प्लस डीए के ढांचे में लाया जाए। इसका मतलब यह होगा कि पेंशन की मूल राशि 7500 से कम ना रहे और उस पर अलग से महंगाई भत्ता जुड़ता रहे ताकि मुद्रास्फीति के साथ पेंशन भी बढ़ती रहे। कई विशेषज्ञ यह भी सुझाव दे रहे हैं कि पेंशन पर साल में कम से कम 2 बार डीए समायोजन हो, जैसे वेतन भोगी कर्मचारियों को मिलता है। मेरे वे दर्शक और सब्सक्राइबर जो वर्षों से इस मुद्दे को देख रहे हैं, वे जानते हैं कि यह बदलाव केवल एक कागजी घोषणा नहीं बल्कि उन लाखों परिवारों के जीवन में बड़ा अंतर ला सकता है जो आज भी केवल 10,1500 की पेंशन पर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि 7500 प्लस डीए वाली पेंशन की मांग पूरी तरह न्याय संगत है, तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन भोगियों तक जरूर पहुंचाइए और चैनल रियल सूचना टीवी को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहिए। अब जरा संक्षेप में समझते हैं कि ईपीएस 95 योजना है क्या। यह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 है जो ईपीएफ के अंतर्गत चलती है और मुख्य रूप से गैर सरकारी, निजी या अर्ध सरकारी संस्थानों में कार्य करने वाले उन कर्मचारियों के लिए है जिनका पीएफ कटता है। कर्मचारी की ओर से और नियोक्ता की ओर से जो 12% पीएफ जमा होता है, उसमें से नियोक्ता का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है और यही आगे चलकर पेंशन की गणना का आधार बनता है। सिद्धांत यह था कि नौकरी के दौरान जो योगदान होता रहेगा, उसी के हिसाब से बुढ़ापे में ठीक ठाक पेंशन मिलेगी, लेकिन न्यूनतम पेंशन 1000 पर अटकी रह गई और महंगाई बढ़ती चली गई। इसी विसंगति को दूर करने के लिए अब यह प्रस्ताव सामने है कि न्यूनतम पेंशन 7500 कर दी जाए और उस पर डीए जोड़ा जाए। इसका लाभ किन किन को मिलेगा, यह भी स्पष्ट कर लें। पहला वर्ग वे सभी सदस्य हैं जिन्होंने ईपीएस 95 के तहत कम से कम 10 वर्ष की योगदान आधारित सेवा पूरी की है और जो सेवानिवृत्ति की आयु पर पेंशन के पात्र बने हैं। दूसरा वर्ग पारिवारिक पेंशन पाने वाले यानी दिवंगत पेंशनर की पत्नी या पति और आश्रित बच्चे। तीसरा वर्ग वे वरिष्ठ पेंशनर भोगी हैं जो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पार कर चुके हैं। इनके लिए अतिरिक्त बढ़ोतरी की भी चर्चा चल रही है ताकि बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का कुछ तो सहारा मिले। मेरे सब्सक्राइबर साथियों जो पहले से ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन पा रहे हैं, उनके लिए भी एक राहत की बात यह है कि प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर पुरानी न्यूनतम पेंशन अपने आप नई सीमा के अनुसार बढ़ाई जाएगी, यानी जिन्हें अभी 1000 मिलते हैं वे नई न्यूनतम राशि के पात्र होंगे। जिनके पहले से ऊंची पेंशन मिल रही है, उनमें भी डीए जोड़ने के बाद अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आपका केवाईसी, आधार और बैंक विवरण ईपीएफओ पोर्टल पर पूरी तरह सही और अपडेट हो ताकि भुगतान में कोई रुकावट ना आए। अब बात करते हैं गणना के मूल सूत्र की। ईपीएस पेंशन का सामान्य सूत्र है पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा भाग 70। इसी से आपकी मूल पेंशन निकलती है। लेकिन जब न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 7500 कर दी जाएगी, तो यदि इस सूत्र से निकलने वाली पेंशन 7500 से कम आती है तो उसे सीधे 7500 पर उठा दिया जाएगा। इसके ऊपर डीए अलग से जोड़ा जाएगा जो मुद्रास्फीति के हिसाब से 50 से 60% के बीच भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी सदस्य की पेंशन योग्य सेवा 20 वर्ष है और पेंशन योग्य वेतन 15000 है, तो सूत्र के हिसाब से पेंशन लगभग 4286 बनती है। लेकिन नई व्यवस्था में उसे 7500 न्यूनतम मिलेंगे और अगर उस पर 50% डीए जुड़ता है तो पेंशन बढ़कर लगभग 11250 प्रतिमाह तक जा सकती है। सोचिए जो पेंशन भोगी आज मुश्किल से 4000 में घर चला पा रहे हैं, उनके लिए 11000 की नियमित पेंशन कितनी बड़ी राहत साबित होगी। अगर आपको यह गणना समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए और इस जानकारी को अपने उन साथियों के साथ साझा कीजिए जिन्होंने अब तक केवल अफवाहों के आधार पर उम्मीद बांध रखी है। चैनल रियल सूचना टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे जब भी नई आधिकारिक अधिसूचना या आदेश आए उसकी सही जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। एक अहम सवाल यह भी है कि बढ़ी हुई पेंशन खाते में कब से आएगी। उपलब्ध संकेतों के अनुसार ईपीएफओ 2525 के अंत या 2526 की शुरुआत से संशोधित पेंशन जमा करना शुरू कर सकता है। ऐसे में जिन महीनों की पुरानी पेंशन कम दर पर दी गई
है उनके लिए एरियर यानी बकाया राशि का समायोजन भी किया जा सकता है। इसलिए अगर पहले 1-2 महीने वह राशि पूरी तरह साफ ना दिखे तो घबराने के बजाय अपना पासबुक, पेंशन पर्ची और आधिकारिक संदेशों पर ध्यान रखें। अपनी पेंशन की स्थिति जांचने के लिए आप 3 मुख्य रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। पहला, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या पेंशन से जुड़े ऑनलाइन तंत्र पर जाकर अपने यूएएन नंबर से लॉगिन करके पासबुक और पेंशन विवरण देखना। दूसरा, अपने क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में जाकर जानकारी लेना और जरूरत पड़ने पर लिखित आवेदन देना। तीसरा, अपने नियोक्ता के मानव संसाधन या पीएफ विभाग से संपर्क करके यह सुनिश्चित करना कि उन्होंने आपकी सेवा अवधि और वेतन से जुड़े सभी विवरण सही जमा किए हैं। जो दर्शक इन प्रणालियों से परिचित हैं वे अन्य पेंशन भोगियों की भी मदद कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाइए। यह भी याद रखिए कि यूएएन यानी सार्वभौमिक खाता संख्या को सक्रिय और अपडेट रखना बेहद जरूरी है। इसी के माध्यम से आपकी सेवा अवधि, वेतन, योगदान और पेंशन से जुड़ी सारी प्रविष्टियां दर्ज होती हैं। यदि आपकी जन्मतिथि, नाम, आधार या बैंक खाते में कोई गलती है तो पहले उसे ठीक कराइए, वरना बढ़ी हुई पेंशन की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो सकती है। जो सब्सक्राइबर ऐसे सुधार करवा चुके हैं वे अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें ताकि दूसरों को भी रास्ता मिल सके। आखिर में एक बात दिल से कहना जरूरी है, पेंशन केवल पैसों का नाम नहीं या सुरक्षा, सम्मान और मानसिक सुकून का नाम है। जब बुजुर्ग माता पिता के खाते में हर महीने समय पर और पर्याप्त पेंशन पहुंचती है तो उन्हें यह महसूस होता है कि देश ने उनकी दशकों की मेहनत को भुलाया नहीं है। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम 7,500 प्लस डीए की जो चर्चा चल रही है, यदि वह हकीकत में बदलती है तो यह केवल आर्थिक राहत नहीं होगी बल्कि करोड़ों पेंशन भोगियों के आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगी और युवा पीढ़ी में भी सामाजिक सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ाएगी। आपसे निवेदन है कि इस पूरे विषय पर जागरूक रहें, अफवाहों से बचें, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और रियल सूचना टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके इस आवाज को दूर दराज के पेंशन भोगियों तक पहुंचाने में अपना योगदान जरूर दें। आपकी छोटी सी मदद किसी दूर दराज गांव में बैठे उस बुजुर्ग पेंशन भोगी तक सही खबर पहुंचा सकती है जो अकेले मोबाइल पर केवल एक ही वीडियो देख पाता है। आप सभी पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य की कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए, अपने अधिकारों की जानकारी रखिए और एक दूसरे का साथ देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।